अमित शाह का बस्तर दौरा, सुरक्षा और विकास पर बड़ा संदेश। रायपुर में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा लॉन्च। नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का शुभारंभ। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस कर रही सिर्फ विरोध की राजनीति। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर टिकी सबकी नजर। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। 400 हाईटेक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 21 नंबर सब्बों पर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, मेडिकल, फायर और आपदा जैसी आपात स्थितियों में एक ही नंबर पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। जीपीएस, डैश कैम, PTZ कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से लैस ये वाहन प्रदेश की आपात सेवाओं को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। रायपुर से बस्तर पहुंचे अमित शाह ने नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जनसुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा अभियानों के बीच शाह का ये दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं दिखा, बल्कि विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर बस्तर का रोड मैप पेश करने की कोशिश भी नजर आई। जगदलपुर में अमित शाह ने अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बादल अकादमी में शहीद परिवारों, CAPF जवानों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और स्थानीय समाज प्रमुखों से संवाद किया। शाम को बस्तर के संग लोक संस्कृति कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने आदिवासी कला, संस्कृति और परंपराओं का अवलोकन किया। इधर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब बस्तर में नक्सलवाद की स्मृतियों नहीं बल्कि वीर गुंडाधुर जैसे आदिवासी नायकों की शौर्य को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी संघर्ष पूरे देश के लिए प्रेरणा है। 112 एक नंबर सबों पर, एक नंबर सबके लिए। आग लगता है, फायर होता है, दुर्घटना होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी साधन उपलब्ध नहीं है, कम से कम 1 घंटा के पहले हमारी ये साधन उपलब्ध हो जाएं। ये मोबाइल फोरेंसिक वैन जो 32 जिलों के लिए आज चालू किया गया है, ये 32 स्थानों पे रहेगा। लैब है, इस पे पूरे कैमरा से लेकर ब्लड सैंपल तक के सारे चीज वहाँ पे इमीडिएट लिए जा सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्री जी वायु सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और छत्तीसगढ़ में नक्सल को समाप्त करने के बाद गांव-गांव में सुरक्षा हो, इस भावना को लेकर ये आज गाड़ियों का समर्पण। उधर कांग्रेस ने भी अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बस्तर के विकास का स्वागत है, लेकिन सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार सके। साथ ही पार्टी ने खनिज संपदा की दोहन और स्थानीय लोगों के हितों को लेकर भी सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। यदि समय मिलता है तो PCC अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। बस्तर में जिस प्रकार का खनिज से लेकर नगरनार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है बस्तर संभाग के मुद्दों को लेकर जो है हमने आज ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने जो मांग की है कि जो है अमित शाह अपना समय दें और उनसे हमारे जितने भी विधायक हैं और हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जाएंगे उनसे चर्चा कर जो है इसकी मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और बीजेपी सरकार के हर फैसले का विरोध करना ही उनकी राजनीति बन गई है। देखो, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी करती है उसका विरोध करते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो अमित शाह काम करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो विष्णुदेव साय करते हैं विरोध करने का उन्होंने ट्यूशन पढ़ रखा है। अब वो ट्यूशन वाले गुरुजी को भी दक्षिणा दे दो। कुल मिलाकर अमित शाह का बस्तर दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा का कार्यक्रम नहीं बल्कि बस्तर में विकास, विश्वास और राजनीतिक पकड़
तीनों को मजबूत करने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार नक्सलवाद के खात्मे के साथ विकास का नया मॉडल पेश करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जमीन पर बदलाव और बस्तर के हिस्से की मांग को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर टिकी है, जहां सुरक्षा, विकास और अंतर्राज्यीय समन्वय जैसे मुद्दों पर बड़ा मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ ने जिस सपने को देखा था वो सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्तर में शांति की बयार और उस बयार के बाद विकास की नई कोपलें फूटती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब नक्सलवाद के रुखसती के बाद ऐसी बुनियाद खड़ी की जा रही है जिससे कि बस्तर में विकास आसानी से पहुंच सके। और इसी के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि बस्तर में वो करने वाले हैं एक अहम बैठक जो कि मध्य क्षेत्र विकास परिषद की है, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और बस्तर से संदेश जाएगा कि अब नक्सलवाद के मुक्ति के बाद उस पूरे क्षेत्र में शांति है। ये संदेश क्या कहता है और भरोसे की ये जो नई बुनियाद है वो कितनी मजबूत है, इसे ही आज इस डिबेट के जरिए चेक करने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और इस पूरी स्टोरी के पीछे की कहानी बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं संजीव शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ मौजूद हैं वैभव बैस जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खास दिन इसलिए क्योंकि अमित शाह बस्तर में डेरा जमाए हुए हैं। कल एक अहम बैठक होनी है, उसके पहले आज कई कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल हुए हैं। लेकिन संदेश इससे क्या गया है पहले समझ लेते हैं वैभव जी से। वैभव जी, क्या संदेश देने की कोशिश है और अमित शाह का इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ में बार बार होना क्या बताता है? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं भूमकाल विद्रोह के नायक परम श्रद्धेय शहीद गुंडाधर जी को नमन करूंगा और आप सबको मेरा सेवा जोहार। देश के इतिहास में शायद पहले कोई गृह मंत्री होंगे जो नेतानार जैसी जगह में, जो वीर शहीद गुंडाधर की जन्मभूमि है, वहां पे पहुंचे हैं। और इसका सीधा सीधा संदेश ये है मोहन जी कि बस्तर का जो विकास का मॉडल बनेगा, बस्तर में जो नक्सलवाद का हमने खात्मा किया है, वो बस्तर के स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बस्तर के लोगों को अपने साथ में लेकर बनाया जाएगा। ये सब तय करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कड़ी में अमित शाह जी का कल से छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। वो लगातार बस्तर में सक्रिय रहे हैं। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का गठन हुआ था दिसंबर 2023 में और जनवरी 2024 में ही सेंट्रल कमांड फोर्सेस की पहली बैठक रायपुर में आयोजित की गई और उसके बाद अगस्त के महीने में 2024 में जो दूसरी बैठक आयोजित की गई, अमित शाह जी ने उस बैठक में आके ये स्पष्ट कर दिया था कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से और देश से पूरे नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। मोहन जी, अगर मैं 31 मार्च 2026 की प्रासंगिकता में चर्चा करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अगर सबसे प्रासंगिक दिन 1 नवंबर 2000 है, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तो दूसरा सबसे प्रासंगिक दिन 31 मार्च सन 2026 के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ 50 साल पुराने, 60 साल पुराने नक्सलवाद के दंश से मुक्त हुआ जी। लेकिन ये आज के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये बताने की कोशिश है कि बस्तर अब आइए सबके लिए खुला है, शांति वहाँ हो चुकी है, या कोई और कारण है यहाँ बैठक करने का? मोहन जी, जैसा कि नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, आप सब लोग कवर करते थे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले गृह मंत्री होंगे विजय शर्मा जी, जिन्होंने पिछले 2.5 साल में 150 बार से ज्यादा बस्तर का दौरा किया है और अथक मेहनत किया है, परिश्रम किया है। मोहन जी, किसी भी जगह से नक्सलवाद या किसी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए जब तक वहां पे स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिलता तो तब तक वो करना असंभव हो जाता है, क्योंकि वो लोग वहां रच बस जाते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि सरकार आपके साथ है, सरकार हर कदम हर घड़ी आपके साथ है,
ताकि स्थानीय लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा सुदृढ़ हो और नक्सलवाद भविष्य में कभी भी बस्तर में सर न उठा पाए। हमारा प्रयास यह है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक एक संदेश देने की कोशिश है और ये संदेश केवल बस्तर तक नहीं पूरे देश भर में जाए, इसलिए इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। भरोसा कायम करने की कोशिश भी इसे कहा जा रहा है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं वो क्या हैं और कांग्रेस ऐसे मौके पर क्या स्टैंड लेकर चल रही है, जान लेते हैं संजू शुक्ला जी से। संजू जी, एक अच्छा कार्यक्रम भाई, पहले रायपुर में ये आयोजन हुआ, उन्होंने 112 जो सेवा है उसकी शुरुआत की और अब बस्तर में आयोजन हो रहा है, बैठक भी है कल। कैसे देखती है कांग्रेस इसे? मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार। मोहन जी, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सभी का स्वागत है, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी स्वागत है। और बस्तर ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई भी विकास की राजनीति, कोई भी विकास की योजनाएं जो आएंगी सबका स्वागत है। बात यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कही कि अमित शाह जी आए, उन्होंने पिछले बार ये स्पष्ट कहा था, ये स्पष्टता दी थी, ये तारीख दी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को भूल गए कि अमित शाह जी ने एक वादा भी किया था छत्तीसगढ़ की जनता से और खास करके बस्तर के आदिवासियों से। बस्तर के आदिवासियों से अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने यह वादा किया था कि कोई भी ग्राम पंचायत अगर जो नक्सल मुक्त होगी उसको 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कोई ऐसी लिस्टिंग की है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बस्तर मुक्त हो चुका है नक्सलवाद से। स्वागत है, इस चीज़ का भी स्वागत है, लेकिन जो वादा अमित शाह जी ने किया था कि 1 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत देंगे, वो बस्तर पांडुम में किया था, 2025 में किया था। तो कितने ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो सरकार की लिस्टिंग में है, जो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, और कितने लोगों को अभी तक, कितनी ग्राम पंचायतों को आपने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया? पहला सवाल इनसे जरूर लीजिएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बार बार कहा, अमित शाह जी, फिर विजय शर्मा जी ने, हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। मैं यहां पर 2750 लोगों की शहादत को कैसे भूल जाऊं? सन 2000 से चालू कीजिए सन 2026 तक। इस बात का मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन शहीद लोगों का नाम नहीं लेना चाहते। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई गई, 15 साल रमन सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन टेल फ्रॉम 2000 से लेकर 2026 तक अगर यथावत कोई नक्सलवाद से लड़ता है जिसका आज रिजल्ट परिणाम आया है तो वो हमारे देश के जवान हैं। 2750 लोग की शहादत पर कोई एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलना चाहता। केवल और केवल श्रेय की राजनीति चल रही है। ये चाहते हैं कि हर बार इसलिए आते हैं ताकि ये श्रेय लेना चाहें। नहीं तो ये श्रेय लेना चाहते हैं। ये श्रेय तो मिलना चाहिए ना। 4 दशक तक ये समस्या थी, अब खत्म हो गई, कोई ना कोई तो श्रेय लेगा, इसमें क्या गलत है? कोई देखिए, मैं कहता हूं बिल्कुल श्रेय लीजिए, खूब होर्डिंग बोर्ड लगाइए, लेकिन साथ ही साथ शहीद लोगों को नमन तो कीजिए। एक बार तो अपने वक्तव्य में कहिए कि मैं उन शहीद जवानों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के नक्सल मुक्त हमारे प्रदेश को कराया है। इसमें क्या आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति है क्या? आज एक जगह उन्होंने नमन भी किया है, इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले मनीष जी को सुन लेते। मनीष जी, क्या अब नक्सलवाद के समाप्ति के बाद जो चीजें हो रही हैं, एक रोड मैप बन रहा है और इस पर सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन एक प्रयास दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? किस दिशा में जा रहा है बस्तर और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद खात्मे के बाद? मोहन जी, देखिए, को बहुत आसान सी चीज़ को समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी कहाँ है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासी क्षेत्रों से ही होकर निकलती है। जिसने बस्तर और सरगुजा जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ पर सत्ता में काबिज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में आने के पहले जिस बात को अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करेंगे, उस वादे को उन्होंने पूरा किया, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मैं जिस चीज से शुरुआत कर रहा था कि सत्ता की चाबी, तो बार बार बस्तर का दौरा, मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरी जानकारी है लगभग 10 बार वो बस्तर का दौरा कर चुके हैं। अलग अलग आयोजनों में, अलग अलग उसमें जा रहे हैं, बस्तर ओलंपिक में जा रहे हैं, बस्तर पंडुम में जा रहे हैं, बस्तर दशहरा में जा रहे हैं। ओवरऑल जो फोकस एरिया जिसको कहते हैं, वो ये इस बात को समझ गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कि सत्ता की चाबी कहां है और उसको अपनी जेब में कैसे रखा जाए। अब दूसरी बात पर आते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए बस्तर तो जरूरी है उनको, लेकिन बस्तर जरूरी है तो बस्तर में सबसे बड़ी बात क्या थी? नक्सलवाद।
नक्सलवाद से मुक्ति की बात करके उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। अब यहां पर देखिए बस्तर के विकास को लेकर के बात हो रही है। नक्सलवाद अब जो है वो बीते दिनों की बात कही जाने लगी है, लेकिन अब बस्तर के विकास की बात हो रही है। तो बस्तर के विकास पर यदि हम बात करें तो बस्तर में 3 चीजों, विकास, शांति और पर्यटन, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट रिजर्व जो वहां पर है, जो खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में वहां पर है, उसका किस प्रकार से दोहन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहां के जो आदिवासी हैं उनके जीवन स्तर को आप कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जोड़ सकते हैं। इन चीजों को समझते हुए लगातार वहां का दौरा करना, वहां पर विकास की बात करना, वहां पर बार बार जाना, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करना, तो ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं ये सीधे तौर पे इस ओर इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज को देख करके फोकस नहीं करी, अब वो भविष्य को देख करके वहां पे फोकस कर रही है। और वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करके, उनके साथ शिक्षा का स्तर उनका बढ़ा करके, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा करके, वहां पर जो फॉरेस्ट हैं उसके जो वन के जो उपज होते हैं उनकी कीमत अच्छी दे करके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके और उनको भाजपा के साथ, भाजपा की विचारधारा के साथ, सरकार के साथ जोड़ के और उनको वहां पर विकास से मुख्य धारा में शामिल करके और सत्ता के सिंहासन पर बने रहने का जो प्रयास है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और ये जिस रास्ते में जा रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रयास किया था, उसने ये कोशिश करी थी वहां का जो वनोपज है उसकी कीमतों में अच्छी खासी वृद्धि करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां से उतना समर्थन नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पाया? और अब ये जो परिस्थितियां बन रही है जिसमें लगातार भाजपा जो है फोकस कर रही है आदिवासी क्षेत्रों पर, उससे वो कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसकी काट निकाल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या ये सब करके बीजेपी सफल हो सकती है क्या वहां? देखिए निश्चित रूप से मोहन जी, आप लगातार किसी चीज पे काम करते रहेंगे। यदि हम छोटा सा उसमें जाएं, अभी पहले जो राजनीतिक घटना देश में घटी है, बंगाल पर लगातार उन्होंने 15 साल तक प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा जाकर के सफलता वहां मिली। तो यहां पर भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जैसा लीडर, जिसको माना जाता है कि रणनीतिक रूप से या वर्तमान समय की बात करें तो राजनीति में चाणक्य के रूप में लोग उनको देखते हैं, वो लगातार 10 बार दौरा कर चुके हैं। तो 10 बार वो व्यक्ति यदि वहां दौरा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो इस बात को समझ रहे हैं कि वहां पर क्या है और वहां से हम कैसे अपने आप को वापस स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो काफी हद तक कुछ एक्सरसाइज चल रही है। सफलता कितनी मिलेगी ये समय बताएगा, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं बैस जी कि एक तो आप लोग श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा इस पूरे कदमों के बीच में कुछ आशंकाएं हैं कि भाई इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा लेकर तो बीजेपी या उसके नेता नहीं चल रहे हैं। इस बात को कांग्रेस भी उठा रही है। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, राष्ट्रनीति कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि श्रेय लेने की होड़ है। तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, आप लोग नक्सलवाद का सफाया करते, आप लोग श्रेय लेते, मैं आपको माला पहनाने आता। दूसरा विषय मोहन जी, हिडन एजेंडा जैसी कौन सी बात है? बस्तर के लोगों का हमने विश्वास जीता है, बस्तर ओलंपिक में 5 से 6 लाख बच्चे प्रतिभागी बनते हैं। तीसरा विषय मोहन जी, अमित शाह जी आज जब बस्तर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने शहीदों के स्मारक पे जाके वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवारजनों के साथ बैठकर भोजन किया। चौथी बात मोहन जी, जिस जीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी, उस घटना की हमने कड़ी भर्त्सना की थी। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार में अगर थोड़ी भी गंभीरता होती तो अपनी टॉप प्रायोरिटी में नक्सलवाद के उन्मूलन को रखते। लेकिन कांग्रेस की सरकार की प्रॉब्लम क्या है ना मोहन जी, कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है ना तो उनको नरवा गरवा घुरवा बारी बाटी भौरा गेड़ी इससे फुर्सत नहीं मिलती, काम का एक भी काम होता नहीं है। और जब आरोप लगाने के लिए सब दौड़ के चले आते हैं, तो मैं ऐसे आरोपों का बिल्कुल खंडन करता हूं। और ये बस्तर के लोगों का विश्वास है, और ये कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है मोहन जी। इस देश के अंदर किसी भी किस्म का अलगाववाद, उग्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी आने वाले समय में ऐसी ताकतें सर उठाने की कोशिश की जाएगी उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक इरादा लेकर चल रहे हैं और इस इरादे में काफ़ी ठोस बातें दिखाई देती हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे में अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाती है? एक बड़ा मेडल बीजेपी को मिल गया है, वो उसे दिखाएंगे, भाई देखिए हमने ये जीता है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है संजू जी? देखिए मोहन जी, कांग्रेस विपक्षी भूमिका में जरूर है, लेकिन मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया, कोई भी विकास की राजनीति आएगी, कोई भी विश्वास की राजनीति आएगी, कोई भी सुरक्षा की योजनाएं आएगी, कांग्रेस उसका विरोध नहीं करती। लेकिन वहां पर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए।
नीयत इसलिए साफ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, जैसा कि अभी यहाँ पे वक्ताओं ने बताया कि अमित शाह जी की नज़र किस पे है। वो ठीक है, राजनीतिक रूप से आप कहीं भी नज़र रखिए, उससे कहीं हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से शायद सरकार यहाँ पर आई और उसके बाद में बैलाडीला में 1A ब्लॉक NMDC का और 2A ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक निजीकरण कर दिए गए। आपके घोषणा पत्र में था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जानकारी में डाल दूं, आपके घोषणा पत्र में था कि नगरनार में जो स्टील प्लांट है उसका आप निजीकरण नहीं करेंगे। क्या आज यहां पर अमित शाह जी अपने उस वादे को दोहरा सकते हैं, दोहराना चाहेंगे? क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको विश्वास दिला सकते हैं कि उसका निजीकरण नहीं होगा? दूसरी बात, आज आप बस्तर विकास की बात कर रहे हैं, बस्तर आप पर कैसे विश्वास करेगा? सबसे पहली घोषणा जो आपने बस्तर के लिए की, मैंने आपसे पहले ही बताया कि 1 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को देंगे। जब आज नक्सल मुक्त हो गया तो आप क्यों नहीं देते हैं? कुल मिलाकर के यदि मैं समझता हूं कि 1872 ग्राम पंचायत बस्तर संभाग में आते हैं, उस हिसाब से लगभग 2000 करोड़ रुपए आप दे दीजिए विशेष पैकेज के नाम पर बस्तर को। क्यों नहीं दिया जाता? कि सिर्फ बात ही बात करेंगे, केवल जमा पूंजी, केवल आपकी बातें, वादे, घोषणाएं बस, लेकिन आप ऑन पेपर क्या काम करेंगे? अभी नक्सल मुक्त के पहले नक्सल मुक्त हो गया, उसके बाद आपका बजट सत्र आया, मेरे को दिखा दीजिए बजट सत्र में आपने कोई प्रावधान अगर बस्तर के लिए रखा हो, कोई विशेष पैकेज आया हो। अगर 1 करोड़ रुपए जो आप कह रहे थे, आपके गृह मंत्री ने कहा अगर आपके बजट में है उसका प्रावधान तो बता दीजिए। नहीं है इनके यहाँ। हमारी बात, हमारी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही रहेगी, आपने जो कहा उन वादों को आपको हम याद दिलाएंगे। बस्तर के लोगों को सुरक्षा मुहैया के साथ साथ उनको रोजगार आवश्यकता है। क्यों NMDC का मुख्यालय क्यों तेलंगाना में रहेगा साहब? क्यों जगदलपुर नहीं आ सकता? आपको याद दिला दूं, रमन सिंह जी का कार्यकाल था और NMDC एग्जाम लेता है छत्तीसगढ़ के लोगों की, और वो एग्जाम कहां आयोजित होती है पता है? प्रवक्ता जी को भी जानकारी नहीं है, मैं बता, वो बेल्लारी में हो रही है। बेल्लारी, छत्तीसगढ़ के लोग बेल्लारी जाएंगे एग्जाम देने। आप NMDC का मुख्यालय, आप केंद्र में आपकी सरकार है पिछले 14-15 सालों से, आप NMDC का कार्यालय लाइए ना, आप लाइए ना रायपुर, अरे जगदलपुर में, क्यों नहीं लाना चाहते? जल्दी वैसे कुछ चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, केवल कहने से काम नहीं करेगा। NMDC केंद्र सरकार का उपक्रम है, वो राज्य सरकार के लेकिन बस्तर में है, कैसे ले में वो? अरे तो केंद्र में तो आपका सरकार है बैस जी, केंद्र में भी तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं लाया जा सकता मुख्यालय? जब तेलंगाना में उसका मुख्यालय बन सकता है, 90% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करके देता है। संजीव जी, क्या होता है ना कि वहां के कांग्रेस के नेताओं को कमीशन नहीं मिलेगा, ये तकलीफ है क्या आपको? मतलब NMDC का मुख्यालय वहां चले गया, तकलीफ है क्या? मतलब आप मानते हैं कि NMDC कमीशन देता है? आप मानते हैं NMDC कमीशन देता है जिनकी सरकार जहां पे होगी? अभी तो आप बोल रहे हैं अगर तेलंगाना में अगर कमीशन दे रहा होगा तो छत्तीसगढ़ में तो 90% उसका प्रोडक्शन होता है। यहां आपकी शायद सरकार को, इसके पहले रमन सिंह जी 15 साल रहे, क्या आप मानते हैं कि रमन सिंह जी भी कमीशन लेते थे? ठीक है संजू शुक्ला जी, आप बोले तेलंगाना की सरकार को NMDC कमीशन दे रहे हैं, तेलंगाना में किसकी सरकार है? अरे मैं आपसे आपने आरोप लगाया ना, आपने आरोप लगाया ना, मैंने तो नहीं कहा, आपने स्वीकार किया, मैंने तो नहीं कहा, आप स्वीकार कर रहे हैं कमीशन सरकार लेती है। संजू जी छोड़िए ना, सतही बातें करके ना संजू जी, हम लोग इतने गंभीर विषय की ना गंभीरता को खत्म कर देते हैं। नगर नार का संजू जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपकी जानकारी में एक बात डालता हूँ, सुनिए ना संजू जी, मैं सुनिए ना, आप आपको एक जवाब देता हूँ। आप बस्तर से जो वादा किए उस पर रहिए ना, मुझसे जनरल नॉलेज KBC कौन बनेगा करोड़पति खेलने से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ ना, आपने वादा किया, सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। निजीकरण नहीं करने का था, आप निजीकरण कर रहे हैं। आप नगर नार स्टील प्लांट का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए जल्दी। संजू जी, हुआ क्या था ना, जब गलवान में ना बस्तर के शहीद गणेश कुंजाम शहीद हुए थे ना, तो भूपेश बघेल जी को 7 दिन तक उनके घर जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। 20 लाख रुपए उनको शहीद को गलवान से, नहीं मोहन जी, ये बात लाना जरूरी है। गलवान के शहीद को कांग्रेस पार्टी की सरकार 20 लाख का राशि लेके अपने हाथ झाड़ा ली, और उसके बाद यूपी में किसान आंदोलन में जो दो लोग मरे, भूपेश बघेल जी, उनको जाके वहां 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए। तो आप लोग, संजीव जी, क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता है, ना तो नीति है, और ना तो कोई नीयत है। पुरानी बहस हो जाएगी ये। हम आज बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं, सरकार कितने प्रयास कर रही है और सफलता कितनी है? मोहन जी मुझे 10 सेकंड, मोहन जी 10 सेकंड, ठीक है, बोलिए। मैंने सिर्फ 3 सवाल करे, मैंने, और मेरे कहे हुए सवाल नहीं है वो, देश के गृह मंत्री ने सवाल, इससे विकास रुक रहा है क्या? बिल्कुल, सुनिए तो सही, विकास किससे होगा? बजट से होगा। आपके बजट सत्र में कोई प्रावधान आया नहीं, बस्तर के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा हुई नहीं। गृह मंत्री ने कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप क्यों नहीं देना चाहते? बताते क्यों? क्या ये सारी एक्सरसाइज जो है वो केवल दिखावा है क्या? ये सफलता की कितनी चांसेस है इसमें? और क्यों नहीं देना चाहते हैं? जल्दी बता। नहीं, अब इतना बड़ा काम 15 केंद्र सरकार देगी ना, देगी। वो पैकेज ऐतिहासिक होगा और आप सबकी जानकारी में बहुत जल्दी आएगा। 1 करोड़ का वादा किया था या नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए। चलिए मनीष जी, मैं बता देता हूँ, चलिए आ गई हमारी राज्य सरकार 2 मिनट बचे मेरे पास। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की इलवत ग्राम पंचायत, जिसमें
नक्सल मुक्त होते जा रहे थे जो गांव, वहां पे हमने 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की, उसके लिए एसओपी बनाया। एक मिनट हाँ प्लीज, उसके लिए एसओपी खर्च हो गए वहां पैसे। आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे, कितने ग्राम पंचायत को दिया बैस जी? आप बीच में बोलेंगे ना तो मैं डिस्टर्ब जल्दी करिए ना जी, ठीक है। और बस्तर के लिए जो पैकेज आएगा ना मोहन जी, आने कुछ दिनों में ना आप लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितना सुंदर सा पैकेज आया है। ठीक है, चलिए वो भी डिस्क्लोज करने की बात नहीं है। संभावना है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 2047 में अगर उसे बचा रहा है उस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से, तो कुछ तो करने का प्लान भी होगा। इसमें कितनी चांसेस है कि जल्दी होगा ये सब चीज या टाइम लगेगा? मनीष, देखिए जैसा अभी तक सरकार का जो स्टेप्स आए हैं उसके आधार पर देखिए, साय सरकार ने बस्तर के विकास को लेकर के बस्तर रोड मैप 2 के नाम से पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और वो जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज की रणनीति पर वो काम करेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो ये कि वहां का जो बेस है, देखिए सबसे बड़ी चीज है वहां पर वन संपदा जो है प्रचुर मात्रा में है। इसके लिए वन धन केंद्र जो है उनका विकास वहां पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाएं, तो औद्योगिक विकास वहां पर किस तरीके का हो सकता है, टाइम लगेगा उसमें। वहां पर जो औद्योगिक विकास हो सकता है मोहन जी, उसमें 2 प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज तो वहां पर जो वन संपदा है, जो वहां पर मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है, उन वहां उसको लेकर के वहां पर दवाओं का जो है फैक्ट्री लग सकता है। इसके साथ साथ जो वहां के बेसिक जो प्रोडक्ट हैं, वन प्रोडक्ट जो आते हैं, जैसे इमली आती है, महुआ आता है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनका भी प्रयोग दवाइयों में, जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं उनमें बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें और है, वहां पर कनेक्टिविटी। चांसेस कितने हैं जल्दी कितना हो सकता है, कितने जल्दी अपन को सब चीज? देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी सरकार काम कर रही है उस प्रकार से बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इन दोनों बातों को लेकर के 2 बार जो मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है, दोनों ही बार के दौरों में इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले बजट में इसको लेकर के बड़े प्रावधान मिल सकते हैं। यदि वो मिलते हैं तो निश्चित रूप से बस्तर के विकास को नई गति मिलेगी। और जिस बात को मैंने शुरुआत में कहा था कि बस्तर जो सत्ता की चाबी है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि इस विकास को तेजी से लागू करेगी। चाबी के लिए चाबी खोज ली गई है, लेकिन ये चाबी कितनी काम करेगी इसके लिए हमें चुनाव का इंतजार करना होगा। फिलहाल प्रयास चल रहे हैं, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, क्या कुछ होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। संजीव शुक्ला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वैभव बैस हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।